रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जब दो पदार्थ मिलकर के एक नए उत्पाद का निर्माण, नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, यानी हाइड्रोजन ने भाग लिया और ऑक्सीजन ने भाग लिया और एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ यानी जल का निर्माण किया। जब इस तरफ के दोनों तरफ जल थे यानी ऑक्सीजन थे और हाइड्रोजन था, दोनों को मिलाने के बाद में प्राप्त क्या हुआ, उत्पाद में हाइड्रोजन यानी जल बना। क्या बना? जल बना। तो यानी गैस मिली और उसके बाद में निर्माण हुआ किसका? एक नए पदार्थ का, जल का निर्माण हुआ। तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी दो पदार्थों को मिलने के बाद में एक नए गुणधर्म वाले, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को बदला नहीं जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी भौतिक विद द्वारा बदला नहीं जा सकता। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण यानी पहला लक्षण होता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा लक्षण होता है रंग में परिवर्तन, तीसरा लक्षण होता है तापमान में परिवर्तन, चौथा लक्षण होता है गैस का उत्सर्जन। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो 4 लक्षण होते हैं, या तो अवस्था में उसकी में परिवर्तन हो जाएगा, लाल हो उधर जब उत्पाद बने तो पीली बने, या फिर इधर पीली हो उधर लाल बने, या फिर रंग में परिवर्तन हो जाएगा यानी लाल हो उधर पीली बने। अवस्था में परिवर्तन, इधर द्रव हो उधर ठोस बने, या फिर इधर ठोस हो उधर गैस बने। तापमान में परिवर्तन, इधर तापमान में परिवर्तन यानी या इधर ठंडी हो उधर गर्म बने, या फिर इधर ठंडी हो उधर गर्म बने। जैसे कि ये दोनों गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर मिल कर के H2 जल का निर्माण किया, जो कि जल में जो एक जल है वो कैसा है? लिक्विड है यानी द्रव है। साधारण दैनिक जीवन में उदाहरण भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, दही का जमना, श्वसन या फिर छिड़का का बनाना, ये आदि। यानी ये दैनिक जीवन में हमारे में ये क्या है? सब की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अभिकारक देखिए किसे कहते हैं। नंबर 1, अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर हो रहा हो, जिसका निर्माण अभिकारक से मिलकर हो रहा हो उसे हम उत्पाद कहते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे उदाहरण मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यानी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड ने भाग लिया तो इधर क्या बनाया? अभिकारक बने। ये दोनों के दोनों क्या हुए? अभिकारक। इधर एक नया पदार्थ बना तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। यानी ये नया पदार्थ बना है इसलिए इसे क्या कहेंगे? उत्पाद। इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है। इस अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीकों या सिंबल को लिखा जाता है, साथ इनकी भौतिक अवस्थाएं यानी ठोस को सॉलिड यानी S, द्रव को लिक्विड यानी L, गैस को G यानी गैस, जलीय विलयन को AQ यानी एक्वस बोलते हैं।
जैसे उदाहरण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलने के बाद में जल बनाते हैं। हाइड्रोजन जी लगा, ऑक्सीजन गैस है, H2O द्रव है इसलिए L लगा दी यानी लिक्विड। ऐसे ही Mg ठोस है तो S लगा दी। O2 गैस है तो इसलिए G लगा दी। MgO यानी ऑक्साइड धातु बनी है इसलिए ये क्या ठोस है इसलिए S लगा दी। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर के या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन के शब्द से ही समझ लो यानी संयोजन दो लोगों का संयोग। जब दो अभिकारक मिलते हैं, दो अभिकारकों का संयोग होता है तो दूसरी तरफ एक उत्पाद सिर्फ मात्र एक उत्पाद बनता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए अभिकारक एक और प्लस बी अभिकारक दोनों अभिकारक मिले तो उत्पाद में एक सी नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाया। जैसे उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो H2O यानी जल का निर्माण किया। तो इधर दो अभिकारक मिले, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो मिले और दो मिलने के बाद में इधर एक ही सिर्फ उत्पाद बनेगा तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी दो अभिकारक मिले या फिर दो से अधिक अभिकारक मिले और इधर सिर्फ एक ही उत्पाद बने तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलने के बाद में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो जब उत्पाद में एक ही सिर्फ उत्पाद बना, दो पदार्थों ने भाग लिया लेकिन बना तब इधर उत्पाद में सिर्फ एक ही पदार्थ बना। जब एक ही पदार्थ बना तो हम इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसी अनुसार आगे देखते हैं। मैंने ये समय बचाने के लिए पहले से ही लिख के अपने नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं से मैं देखो तुम्हें समझाता हूँ। देखिए, नंबर 2 होती है वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 होती है वियोजन अभिक्रिया। अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई अभिकारक एक ही अभिकारक भाग ले और वो टूट करके उत्पाद में दूसरी तरफ दो उत्पाद बनाए यानी दो पदार्थ बनाए तो उसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। यानी अभिकारक एक ही है, ये A अकेला, और इधर उत्पाद में बनाया तो उसने B और C दो उत्पाद बनाए तो यानी ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसका ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो, जिसका ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तापमान बढ़ा देंगे यानी ऊष्मा देंगे उसे, जब उसे ऊष्मा देंगे तब वो कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। कहने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो ऐसी अभिक्रिया जो एक अभिकारक टूट करके दो उत्पाद में बदल जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है
ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है उस अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को तापमान जब दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, जो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया है वो होती है जिसको वैद्युत द्वारा वियोजन किया जाए। वियोजन का ही मतलब समझ लो अलग अलग होना। तो विद्युत द्वारा जो पदार्थ उत्पाद में अलग अलग होते हैं उन्हें हम वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल को हम वैद्युत यानी गर्म करें, वैद्युत द्वारा लाइट द्वारा गर्म करें, तब H2 अलग हो जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है O2। जब ये दोनों अलग हो जाती हैं इधर दो उत्पाद बने यानी हाइड्रोजन बनी और ऑक्सीजन बना। तो जब ये दोनों बने तो इसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें जो वियोजन हुआ अलग अलग पदार्थ हुए तो उनको किसके द्वारा हुए, वैद्युत के द्वारा, इसलिए इसे हम कहेंगे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। ऐसे ही करके प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, यानी जब प्रकाश दिया जाता है, जब इसे प्रकाश दिया जाता है, सूर्य का प्रकाश अगर जो हम इसे दे दें, यानी सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य का प्रकाश दे दें तो सिल्वर अलग हो जाती है और क्लोरीन अलग हो जाती है। जो सिल्वर क्लोरीन अलग अलग हुए ना, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो ऐसी अभिक्रिया यानी ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश से होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका जो कार्य है वो श्वेत पत्र फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसको हम यूज करते हैं। जो हमारी ये अभिक्रिया होती है इसके जो उपयोग किया जाता है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। यानी ब्लैक एंड वाइट कला में सफ़ेद, काला और सफ़ेद में इनका उपयोग किया जाता है। अब तीसरे नंबर पर आती है विस्थापन अभिक्रिया। आपकी विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी जो तगड़ा होता है तत्व वो हल्के वाले तत्व को मार भगाता है, उसकी जगह पर वो खुद बैठ जाता है। तो ऐसी जो अभिक्रिया जिसमें एक तत्व उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर करके उसकी जगह पर वो बैठ जाए तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe आयरन ये अधिक क्रियाशील तत्व है और CuSO4, यहाँ पर आयरन ने Cu को मार भगा करके Cu को अलग कर दिया और Cu की जगह पर आयरन खुद बैठ गया। तो यानी फेरिस जो खुद बैठ गया, फेरिस या आयरन एक ही बात है। तो जब खुद बैठ गया तो इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि इसमें एक ही यौगिक से तत्व, क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित किया है, उसकी जगह पर वो खुद बैठा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। Fe को बोलते हैं फेरिस और ये है कॉपर सल्फेट, ये है फेरस सल्फेट, इसलिए मैंने लिख भी दिया है तुम लोग समझ सको। अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक भाग ले रहे होंगे, उनमें आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड। तो इनने सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड ने आपस में क्या किया, आदान प्रदान कर लिया। यानी सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली और बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली। SO4 सल्फेट के साथ में इधर सोडियम है, इधर सल्फेट के साथ में देखो बेरिलियम है, और इधर क्लोरीन के साथ में बेरिलियम है, लेकिन इधर क्लोरीन के साथ में सोडियम फंस गया।
तो इसमें जो आदान प्रदान हुए, जा की जगह इसने ले ली, इसकी जगह इसने ले ली, ये आदान प्रदान जो हुए ना, इसी जो दो जगह पे दो यौगिकों के बीच, यानी एक यौगिक के ये एक यौगिक के, इधर दोनों में आदान प्रदान हुआ आयनों के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, द्वैविस्थापन। द्वैविस्थापन का मतलब ये होता है दो जगह पे विस्थापित होना तत्व को, दो जगह पे विस्थापित होना, यानी यहाँ पर विस्थापित हुआ और यहाँ पर विस्थापित हुआ। इधर सोडियम साथ था सल्फेट के, इधर बेरिलियम सल्फेट के साथ हो गया, तो यानी यहाँ सोडियम की जगह बेरिलियम ने ले ली और यहाँ पर बेरिलियम की जगह सोडियम ने ले ली। जिस जगह चेंज की, आदान प्रदान आपस में कर लिया, इसी को हम क्या कहेंगे, द्वैविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए वो इस तरीका से पूछ भी सकता है उदाहरण दे करके ये कौन सी अभिक्रिया है, तो समझ जाना चाहिए कि जब दो यौगिक आपस में आदान प्रदान तत्व कर रहे हों तो वो होती है द्वैविस्थापन अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो उपचयन क्या होता, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का कम होना उपचयन कहलाता है। यानी हाइड्रोजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन का कमी होना उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी, जैसे C+O2 यानी कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो देख पा रहे हैं इसमें ऑक्सीजन हुआ, क्यों, यानी इसमें ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ी है, यानी तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, या वृद्धि हो या फिर जुड़े, या कमी हो या फिर घटे, तो उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऐसे ही करके अपचयन अभिक्रिया या अपघटन, हाइड्रोजन की वृद्धि होना तथा ऑक्सीजन की कमी होना उपचयन कहलाता है। इसमें ये इसकी उल्टी है उपचयन की, ये ऑक्सीजन अपचयन उल्टी है। इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन जुड़ेगी, या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है यानी या ऑक्सीजन घटेगी, तो वो उसे कहते हैं हम उपचयन। तो कहने का मतलब जैसे कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड और कॉपर प्लस ऑक्सीजन में चेंज हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इधर क्या बनाया, कॉपर प्लस जल, तो इसमें देखो ऑक्सीजन जुड़ी, तो ये तो हो गया उपचयन, और इसमें ऑक्सीजन यहाँ से कमी हुई, तो ये हो गया अपचयन। तो समझ गए होंगे आप लोग, यानी अगर जो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जुड़ती है तो उपचयन कहलाता है, या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर घटती है तो अपचयन कहलाता है। और दोनों को मिक्सचर में कह देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों ही हो रहे हों तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर जो कोई पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं, तो आप बता देंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों होते हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन क्रियाओं के प्रभाव, उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। पहला प्रभाव पड़ता है संक्षारण। नंबर 1 संक्षारण। इसमें क्या होता है, जब कोई धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब धातु संक्षारित हो जाती है, धातु संक्षारित हो जाती है। जब कोई धातु यानी नमी, उसे नमी मिल जाए या फिर वायु से या फिर पानी या अम्ल से क्रिया करती है तो वो धातु संक्षारित हो जाती है, यानी संक्षारित का मतलब वो ख़त्म होने लगती है। तो जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी में काली परत चढ़ना और तांबे पर हरी परत चढ़ना। इसका मतलब ये है कि लोहे पर जो जंग लगती है इससे लोहा ख़त्म हो जाता है,
धीरे धीरे करके जंग लगती रहेगी, जल्दी लगती रहेगी, लोहा गल जाएगा। तो वो क्या होता है, धातु संक्षारण हो रही है। क्या हो रही है, धातु संक्षारित हो रही है। जब धातु संचारित हो रही है तो उसे ये क्या है, अपचयन का प्रभाव है, यानी इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और हाइड्रोजन की कमी हुई। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो धातु संक्षारित हो जाती है, यानी धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल के साथ में जब क्रिया करती है तो धातु संक्षारित हो जाती है। विक्रगंधिता इम्पोर्टेंट है, देखेंगे इसमें। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मध्य के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विक्रगंधिता कहलाता है। यानी खाद्य पदार्थों में उपस्थित में तेल या वसा या फिर धीरे धीरे करके ऑक्सीजन धीरे धीरे करके और प्रोवाइड कराते रहो, वह देते रहो, ऑक्सीजन देते ही रहेंगे, वह देते ही रहेंगे ऑक्सीजन को, तो वो बल्कि स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा और गंध में परिवर्तन आ जाएगा। जब गंध में और स्वाद में जो परिवर्तन आता है भाई को हम क्या कहते हैं, विक्रगंधिता कहते हैं। ठीक है, उसे हम विक्रगंधिता कहते हैं। सॉरी, मैंने देख नहीं पाया था, ये तुमने पढ़ नहीं पाया होगा, फिर भी एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझेंगे। जब कोई धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब धातु संक्षारित हो जाती है। यानी जब कोई धातु नमी, वायु, पानी आदि के संपर्क में आती है तो धातु संक्षारित हो जाती है। यानी इनके साथ में जब भी कोई धातु अभिक्रिया करेगी तो धातु कैसी हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। संक्षारित मतलब वो खत्म होने लगेगी धीरे धीरे करके, जैसे लोहे पर जंग लगना, जंग लग जाएगी, जंग लगती रहेगी लोहा गल जाएगा। इसी तरीक़ा से चांदी में काली परत चढ़ जाना और तांबे पर हरी परत चढ़ जाना, तोड़ियाँ होती हैं, आपने देखी होंगी, वो उन पर काली परत चढ़ जाती है, फिर उन्हें मारते हैं, तब वो सफाई होकर के तब वो सही होती हैं। तो इसलिए तो ये क्या होती है, धातु संक्षारित हो जाती है। किसके, जब धातु नमी, वायु, पानी, अम्ल के साथ में संपर्क में आती है, धातु इनके साथ अभिक्रिया करती है तो वो हो जाती है, धातु संक्षारित हो जाती है, यानी धातु खत्म होने लगती है। खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विक्रगंधिता कहलाता है। यानी तेल वसा के मंद धीरे धीरे करके बढ़ने पर, यानी उसमें ऑक्सीजन मिलती रहे, धीरे धीरे ऑक्सीजन और देते रहो, उसको और देते रहो और देते रहो, तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा और गंध में परिवर्तन आ जाएगा। जब उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आएगा, उसी बदलाव को हम क्या कहते हैं, विक्रगंधिता कहते हैं। तो आप लोग समझ पाए होंगे विक्रगंधिता किसे कहते हैं। विक्रगंधिता यानी ऑक्सीजन के उपचयन के प्रभाव है ये, यानी उपचयन, यानी ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि होती है तब इनमें तेल या वसा में परिवर्तन आते रहते हैं। और जब परिवर्तन जो गंध और स्वाद में जो बदलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विक्रगंधिता कहते हैं। आगे और देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के तापमान के आधार पर प्रभाव, तापमान के आधार पर प्रकार, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं वो तापमान के आधार पर कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, ऊष्माक्षेपी। तो जो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और 94 कैलोरी ऊष्मा प्रदान करते हैं, किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जब जिसमें जो ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ इसी को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे।
क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा उसमें मिलती है, उत्पाद के साथ साथ उत्पाद बनता है, यानी कोई पदार्थ बना, उसके साथ में ऊष्मा भी मिली, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप लोग समझ गए होंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। इसी तरीक़ा से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा नंबर 2 में आती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसे कहते हैं जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, वैद्युत की आवश्यकता पड़े, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी से मतलब ऊष्मा को शोषण कर हो सके, ऊष्मा के शोषण द्वारा जो बनती है अभिक्रिया, उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा, प्रकाश, वैद्युत की आवश्यकता पड़े जिस अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या वैद्युत की आवश्यकता पड़े, तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा हम देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। तो ऐसे अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ी, तो ऊष्मा अपनी तरफ से देनी पड़ी, उसमें ऊष्मा का अवशोषण हुआ। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। इस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसी के साथ में ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म होता है। और अगर जो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कोचिंग में पूछ सकते हो, और फिर भी अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो कोचिंग में पूछिए, अन्यथा इसी को 1 बार 2 बार 3 बार बैक करके यदि समझने की कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कोचिंग में पूछ सकते हो, 1 बार नहीं 10 बार, लेकिन मेहनत करिए। और इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं जाएगा, और ज़रूर इसमें से 2 3 4 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे इसमें से। तो ढंग से तैयार कीजिए, अगले चैप्टर का इंतज़ार कीजिए। मैं तुम्हें भेजूँगा, जल्द से जल्द बना करके फिर भेजने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ढंग से इसे याद कीजिए और ढंग से तैयारी कीजिए, खेल कूद में ध्यान मत दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।